विद्यार्थियों, समष्टि अर्थशास्त्र विषय की इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से अपन इस विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी राष्ट्रीय आय का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। राष्ट्रीय आय के अध्ययन को शुरू करने से पहले इस विषय से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जिनके माध्यम से अपन इस विषय को बेहतर और सरल तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन विषय की शुरुआत करते हैं इन अवधारणाओं के साथ। इन अवधारणाओं में जो सबसे पहली अवधारणा है वो है एक देश की घरेलू सीमा। जब अपन सकल घरेलू उत्पाद जैसी समुच्चयों को ज्ञात करते हैं तो इस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक देश की राजनीतिक और भौगोलिक सीमा को तो शामिल करते ही हैं, इसके साथ एक देश की समुद्रिक सीमा को भी शामिल किया जाता है। सामुद्रिक सीमा में भौगोलिक सीमा से समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल मील तक की सीमा को शामिल किया जाता है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय जो जल मार्ग है या अंतर्राष्ट्रीय जो जल है उसमें जो मछली पकड़ने के लिए जो नौकायन किया जाता है, इसी प्रकार से तेल की खोज और अन्य शोध के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको भी एक देश की घरेलू सीमा में शामिल किया जाता है। एक देश के निवासी जो कि जहाजरानी और वायुयान के माध्यम से सामान को ढोने के रूप में जो सेवाएं प्रदान करते हैं, यानी एक देश से निर्यात वस्तु को ले जाकर अन्य देश तक पहुंचाना और वहां से आयात वस्तु को लाकर उस देश तक पहुंचाना, ये जो परिवहन सेवा प्रदान करने वाले जो व्यक्ति और संस्थाएं हैं वो एक देश की घरेलू सीमा का अंग होते हैं। भारत में जैसे एग्जाम्पल लिया जा सकता है कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारत का जो एयर इंडिया है वो फ्रेट सर्विसेज के रूप में जो व्यापारियों को सेवा प्रदान करता है उन्हें इसमें शामिल किया जाता है। इसी के साथ जो एक देश के दूतावास और सैनिक अड्डे जो अन्य देशों में स्थापित हैं, उनमें जितनी भी आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं उन सभी को एक देश की घरेलू आय का अंग माना जाता है और वो सारा का सारा क्षेत्र उस देश की घरेलू सीमा का हिस्सा होता है। राष्ट्रीय आय से संबद्ध जो दूसरी महत्वपूर्ण अवधारणा है वो है सामान्य निवासी। सामान्य निवासी के अंतर्गत वो व्यक्ति शामिल होते हैं जो किसी देश में एक से अधिक वर्ष की अवधि के लिए निवास करते हैं और इसके लिए महत्वपूर्ण है कि उनकी जीविका और रोजगार यानी उनका जो मुख्य कारोबार है वो उस देश से जुड़ा हुआ होना चाहिए। वो व्यक्ति हो सकते हैं और संस्था भी हो सकते हैं, जैसे उत्पादन इकाई के रूप में फर्म, वित्तीय संस्था, बैंक इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। सामान्य निवासी के लिए किसी देश का नागरिक होना आवश्यक नहीं होता, यानी एक देश का नागरिक होते हुए भी अन्य देश का सामान्य निवासी बना जा सकता है। उदाहरण के लिए भारत का कोई नागरिक अमेरिका में अपने व्यापार और नौकरी के उद्देश्य से जाता है और वहाँ पे 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए निवास करता है तो उसे अमेरिका का सामान्य निवासी माना जाएगा, यद्यपि वह भारतीय नागरिक है और उसके द्वारा जो सेवा प्रदान की जाएगी और जो उत्पादन किया जाएगा वो उस वर्ष की अमेरिका की राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। इसी के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे WTO, WHO, IMF, विश्व बैंक इत्यादि की जो क्षेत्रीय शाखाएं होती हैं विभिन्न देशों में, उनको जहां स्थापित हैं उन देशों का सामान्य निवासी नहीं माना जाता, लेकिन इन शाखाओं में काम करने वाले स्थानीय और विदेशी निवासी जो इन संस्थाओं में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कार्य कर रहे हैं वो उन घरेलू देश के सामान्य निवासी माने जाएंगे। इसी तरह दूतावास में काम करने वाले स्थानीय निवासी यानी किसी विदेशी दूतावास में काम करने वाले स्थानीय निवासी उस स्वदेश के सामान्य निवासी माने जाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे भारत में जर्मनी के दूतावास में काम करने वाले भारतीय निवासी
भारत की सामान्य निवासी माने जाएंगे। इसके विपरीत कुछ लोग हैं जो सामान्य निवासी नहीं माने जाते हैं। इनमें 1 वर्ष से कम अवधि के लिए आने वाले विदेशी, यानी विदेशों से आने वाले ऐसे व्यक्ति जो उस देश में 1 वर्ष से कम अवधि के लिए रुकते हैं, जैसे पर्यटक, जैसे विद्यार्थी और अन्य व्यक्ति जो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए रुकते हैं, वो उस देश के सामान्य निवासी नहीं माने जाते हैं। विदेशी कर्मचारी, कूटनीतिज्ञ, सुरक्षा सेवाओं से जुड़े हुए जो सदस्य हैं, उनको भी सामान्य निवासी नहीं माना जाता जिस देश की वो यात्रा करते हैं। इसी के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम कर रहे विदेशी नागरिक हैं और जो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए कार्य करते हैं, तो उन्हें जहाँ संस्था स्थापित है वहाँ का सामान्य निवासी नहीं माना जाता है। पड़ोसी देश से जो दैनिक रूप से आने वाले कामगार हैं, जो सुबह काम के लिए अन्य देश में आते हैं, वहाँ कार्य करके शाम को वापस अपने देश पे लौट जाते हैं, ऐसे कामगारों को अपने मूल देश का सामान्य निवासी माना जाता है और जहाँ काम करते हैं वहाँ का सामान्य निवासी नहीं माना जाता, यद्यपि वो उत्पादन और सेवा उस दूसरे देश में प्रदान करते हैं। सामान्य निवासी की जो अवधारणा है उसका अर्थशास्त्र में प्रयोग जब अपन सकल घरेलू उत्पाद से सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते हैं तब किया जाता है। राष्ट्रीय आय से संबद्ध एक अन्य महत्वपूर्ण धारणा है मूल्यह्रास या स्थायी पूंजी का उपभोग। मूल्यह्रास से तात्पर्य है कि उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान मशीनरी में, बिल्डिंग में, इसके साथ ही उत्पादन के अन्य यंत्रों में जो टूट फूट होती है उससे जो उनके मूल्य में कमी होती है। इसी के साथ मशीनों की जो तकनीकी रूप से मशीनों में जो कमी आती है, या कहें तकनीकी रूप से जब मशीनें आउटडेटेड हो जाती हैं, उनकी तुलना में नई मशीनें मार्केट में आ जाती हैं, तो उन मशीनों के जो मूल्य में कमी होती है उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा दुर्घटनावश या अन्य किसी कारणों से जो मशीनों में टूट फूट होती है या प्लांट को नुकसान होता है उसको अपन आकस्मिक हानि में शामिल करते हैं। ये भी मूल्यह्रास के अंतर्गत आता है। यानी मूल्यह्रास में सामान्य टूट फूट, अनुमानित अप्रचलन और आकस्मिक हानि तीनों को शामिल किया जाता है और इन तीनों के कारण से जो उत्पादन के साधनों में या प्लांट में जो कमी आती है या इनके मूल्य में जो गिरावट आती है उसको अपन सकल उत्पादन में से घटा देते हैं, तो अपन को शुद्ध उत्पादन प्राप्त हो जाता है। राष्ट्रीय आय से संबद्ध एक महत्वपूर्ण अवधारणा बाजार कीमत और साधन लागत। अपन राष्ट्रीय आय की गणना 2 कीमतों पर करते हैं। एक कीमत है साधन लागत, दूसरी कीमत है बाजार कीमत। जब फैक्ट्री पॉइंट पर उत्पादन की गणना की जाती है, यानी जब उत्पादन के साधनों को किए गए भुगतान को ही शामिल किया जाता है, तो उनके द्वारा किया गया उत्पादन साधन लागत पर उत्पादन कहलाता है। जब फैक्ट्री पॉइंट से उत्पादन मार्केट में प्रवेश करता है और उस पर अप्रत्यक्ष कर उसमें शामिल किए जाते हैं और जो उत्पादन साधनों को जो अनुदान दिया जाता है उसको उनसे कम किया जाता है, तो उसे बाजार कीमत पर उत्पादन कहा जाता है। यानी साधन लागत से बाजार कीमत पर उत्पादन ज्ञात करने के लिए साधन लागत में अप्रत्यक्ष कर की राशि को जोड़ा जाएगा और उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाले अनुदान की राशि को घटाया जाएगा। उत्पादन पर अप्रत्यक्ष कर का जो प्रभाव होता है वो मूल्य वृद्धि के रूप में होता है, वहीं आर्थिक सहायता का प्रभाव मूल्य में कमी के रूप में होता है। राष्ट्रीय आय से संबद्ध एक अन्य महत्वपूर्ण धारणा है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। एक देश के जो सामान्य निवासी हैं वो शेष विश्व को जो सेवाएं देते हैं और उन साधन सेवाओं के बदले में जो आय प्राप्त होती है उसमें से शेष विश्व के जो सामान्य निवासी हैं
यानी उस देश के जो गैर निवासी हैं उनके द्वारा सेवा प्रदान करने के बाद प्राप्त प्रतिफल को उससे घटाने पर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय प्राप्त होती है। कहने का सीधा मतलब है कि भारत के साधन जो विदेशों में कार्य करते हैं उनके द्वारा जो प्रतिफल कमाया जाता है उसमें से विदेशों के साधन जो भारत में काम करते हैं उनके द्वारा प्राप्त प्रतिफल को घटा दिया जाता है। तो विदेशों से प्राप्त होने वाले शुद्ध प्रतिफल की गणना की जा सकती है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय की गणना का महत्व जब अपन घरेलू आय से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तब होता है। यानी राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय आय से संबद्ध जो अगली महत्वपूर्ण अवधारणा है वो है सामाजिक सुरक्षा के लिए अंशदान। उत्पादन करने वाले जो नियोक्ता हैं वो नियोक्ता अपने कार्मिकों को वेतन के साथ साथ प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेजुटी, बेरोजगारी बीमा, बीमारी बीमा आदि के रूप में कई प्रकार के सहायता उपलब्ध करवाते हैं और ये जो सारा भुगतान होता है वो उनके उत्पादन यानी कार्य के बदले किया जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। लेकिन चूँकि ये सारा भुगतान जो है वो उनको तत्काल और प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं होता, इसलिए उनकी निजी आय का हिस्सा नहीं बन पाता। अगली जो अवधारणा है वो है राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज। राष्ट्रीय ऋणों से तात्पर्य होता है सरकार के द्वारा पब्लिक से यानी जनता से लिए गए ऋण। इन ऋणों पर जो ब्याज का भुगतान किया जाता है सामान्यतः उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। यद्यपि ये जो ऋण लिए जाते हैं वो उत्पादक और अनुत्पादक दोनों उद्देश्यों के लिए लिए जाते हैं, लेकिन परंपरा अनुसार इन सारे ऋणों पर जो ब्याज का भुगतान किया जाता है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता। हालांकि इसके औचित्य पर प्रश्न उठाया जा सकता है। राष्ट्रीय आय से संबद्ध एक अंतिम अवधारणा साधन आय और हस्तांतरण आय। साधन आय उत्पादन के 4 साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, इनको उनके कार्य के बदले जो प्रतिफल प्रदान किया जाता है उसे साधन आय कहा जाता है। साधन आय से ही राष्ट्रीय आय का निर्माण होता है, यानी साधन आय राष्ट्रीय आय का एक मेजर और महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाती है। इसी तरह हस्तांतरण आय जो कि कार्य के बदले आय नहीं मानी जाती, ये एक पक्षीय भुगतान होते हैं जो सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। इसमें वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति जैसे भुगतान शामिल होते हैं, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की इन अवधारणाओं को पढ़ने के बाद राष्ट्रीय आय को समझना अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगली कक्षा में अपन राष्ट्रीय आय की औपचारिक शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।